हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों अप्रैल 8 को सीज फायर का अनाउंसमेंट होता है और उस वक्त निफ्टी था 24,000 के लेवल पर। और अब जब एमओयू साइन होने वाला है उस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? उसी लेवल पर, यानी 24,000 के लेवल पर। तो क्या ये सब कुछ मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है? क्या मार्केट्स अब मोमेंटम को लूज कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या शॉर्ट टर्म में निफ्टी का टॉप बन चुका है? इन सब को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट्स में इसका रिएक्शन देखते हैं कि ये जो एमओयू साइन होने वाला है उससे मार्केट्स कितने ज़्यादा एक्साइटेड देख रहे हैं। तो अगर कल का हम दिन देखें तो कई मार्केट्स में हमें रेड भी देखने को मिला। नैस्डैक जो है 1% डाउन रहा क्योंकि स्पेसएक्स में काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली, 10% से ज़्यादा स्टॉक ऊपर चला गया। तो बाकी के एआई स्टॉक्स में सेल ऑफ हुआ, जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था कि स्पेसएक्स आने वाले दिनों में भी मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। सो टेक स्टॉक्स में हमें फॉल देखने को मिला। डाउ जोन्स ग्रीन में रहा लेकिन नैस्डैक रेड में रहा। और 5 दिन में देखें तो करीब करीब 3% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली। उसी तरीके से अगर आप देखें तो यूरोप भी थोड़ा प्रेशर में देखने को मिल रहा है। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एफटीएससी भी रेड में था और मोटा मोटा कुछ खास रैली यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा पूरे हफ्ते की पिक्चर लें, क्योंकि इसकी एंटिसिपेशन काफ़ी टाइम से बिल्डअप हो रही थी, तो वहाँ पर भी अगर आप देखें ना तो कॉस्पी और निक्केई, अगर इन दोनों स्टॉक्स को छोड़ दें, इन दोनों इंडाइसेस को, क्योंकि इनकी अपनी जो रीजंस है उसकी वजह से इतना राइज देखने को मिला। कॉस्पी में 2-3 स्टॉक्स ही 10-12% इंडेक्स को हिला देते हैं, तो उसको हम इग्नोर करें। और जापान में जो वहाँ पे हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और वहाँ पे फ्रेश ग्रोथ काफ़ी सालों के बाद देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बाकी आप मार्केट्स को देखेंगे तो 2-3-4% के करीब करीब यहाँ पर हमें राइज देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस खबर का इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ा है जितना पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये सब कुछ ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है और जो भी अभी खरीद रहे हैं वो बेसिकली लेट मूवर्स हैं और ये सब खबर आने के बाद इसमें वो मूव कर रहे हैं। अब क्या शॉर्ट टर्म में मार्केट टॉप बना चुका है? थोड़ी देर में हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले पीस डील और एमओयू की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एमओयू पहला स्टेप है, पहला माइलस्टोन है और इसके बाद फाइनल डील साइन की जाएगी। सो पहला स्टेप भी हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और काफ़ी अभी तक ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एज पर द प्लान चल रही हैं, कोई भी वहाँ पे रोड़ा और रुकावट नहीं है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि फर्स्ट ईरानियन टैंकर, क्रूड ऑयल टैंकर्स लेफ्ट हॉर्मुज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ब्लॉकेड बिगन 2 months एगो। तो ईरान को ऑफिशियली ये कह दिया गया कि आप अपना तेल बेच सकते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमने ईरान का तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब हम वेनेजुएला और यूएसए से ऑयल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसका फ़ायदा कम से कम हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा डाउट है। सैंक्शंस में वेवर हो गए हैं यूएस टू लेट ईरानियन इमीडिएटली रिज्यूम ऑयल एंड फ्यूल सेल्स। सो ये भी ऑयल सप्लाई को बढ़ाएगा, ये अच्छी बात है। और अभी तक के जो है पूरा सारा साइनिंग सेरेमनी जो है ऑन ट्रैक चल रही है। ग्लोबल लीडर्स ने भी इसको सपोर्ट किया है और 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में ये साइन होने वाला है। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये पूरे दुनिया के लिए। और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं एमओयू में क्या क्या है। सो इमीडिएट एंड परमानेंट एंड टू ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस, जैसा कि कहा गया है, और रीओपन टोल फ्री टू ऑल शिपिंग अपॉन साइनिंग। सो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या ये सब कुछ इतना आसानी से खुल जाएगा, तो थोड़ी देर में हम समझेंगे। लेकिन जो रेड फ्लैग है वो अभी भी मेंटेन्ड है। इजराइल बोल रहा है भाई हम इस डील से नहीं हैं। सो ईरान, इजराइल फोर्सेस इन लेबनान एंड डील वायलेशन। तो अभी से ईरान ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया है कि इजराइल जो है अपने जो पोजीशन से बैक ट्रैक नहीं कर रहा है। और इजराइल का कहना है ट्रम्प्स एग्रीमेंट डज नॉट बाइंड अस, ट्रूप्स स्टेइंग इन लेबनान। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब देखते हैं पूरी दुनिया किस तरीके से इजराइल को प्रेशर डालती है और वो क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है थोड़ा इजराइल
अलग थलग पड़ता हुआ दिख रहा है और पूरी दुनिया चाहती है कि ये लड़ाई रुके, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सुला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया और वहीं पर डीएलएफ ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी दो बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बीटी स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT Stock X-ray, upgrade your portfolio now because hope is not a strategy. अब ये हॉर्मोज खुल रहा है, ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी, इससे इंडिया को कितना फायदा होगा, इसको आइए थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम 85% अपना क्रूड इंपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल के, और 50 to 55% ऑफ क्रूड एंड LNG हॉर्मोज से आता है हमारे देश में। ऑल शट इन सिंस मार्च 2026, सो 3 मिलियन बैरल्स पर डे का नुकसान हमें हुआ है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व, जैसा कि हमने कई बार आपके साथ शेयर किया है, 30 डेज से कम है, ये थोड़ा डिबेटेबल भी है, और चाइना के कंपैरिजन में हम 3 जो है काफ़ी कम है। तो ये एक अभी भी बड़ा रिस्क बना हुआ है। और सप्लाई, क्या ये हॉर्मोज खुलने से हमारे यहाँ सप्लाई इमीडिएटली बढ़ेगी या इट विल टेक टाइम, इसके बारे में बात करते हैं। सो ये लार्जेस्ट सप्लाई डिसरप्शन इन हिस्ट्री है, 1 बिलियन बैरल्स का लॉस यहाँ पर हुआ है। और हॉर्मोज फ्लो, अब जो ये फ्लो शुरू होगा तो वो 60 to 70% ऑफ प्री वॉर हम रिकवर कर जाएंगे, यानी कि वॉर से पहले वहाँ से जितना ऑयल आता था उसका 60 से 70% तक सप्लाई आएगी, 100% नहीं आएगी, और वो भी बाय सितंबर। तो ये इमीडिएट ऐसा नहीं है कि ऑयल मार्केट फ्लड हो जाएगा और सब कुछ आने जाएगा। बाय द वे, आप जो क्रूड का प्राइस देखते हैं वो ट्रेडेबल प्राइस है, वो प्राइस नहीं है जिस प्राइस पर हम ऑयल खरीदते हैं, वो अभी भी उससे ज़्यादा है, उससे प्रीमियम है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम और तरह के चार्जेस लगते हैं। और ये डिले क्यों होगा? क्योंकि माइनिंग को क्लियर किया जाएगा, और इंश्योरेंस जो प्रीमियम अभी लग रहा है वो इमीडिएटली फॉल नहीं होगा। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना है कि इजराइल कह रहा है हम इस डील का पार्ट नहीं है, तो इंश्योरेंस के प्राइजेज इतनी जल्दी ड्रॉप नहीं होंगे जब तक इजराइल ऑन बोर्ड नहीं होगा। और ऑयल मार्केट स्टे इन डेफिसिट अंटिल Q4 2026, तो साल के अंत तक ये डेफिसिट बना रहेगा। सो ऐसा नहीं है कि हम इमीडिएटली सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़े हैं, क्या कम होंगे? आपको क्या लगता है? क्या हिस्ट्री में हमने कभी देखा है कि तेल, जब क्रूड का प्राइस गिरता है तो ऑयल का प्राइस, रिटेल ऑयल का प्राइस गिर जाता है हमारे देश में? क्या आपने ऐसा देखा है? लेकिन जब वो बढ़ता है तो ज़रूर उस पर बढ़ोतरी होती है। तो अगर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकॉनमी को हेल्प करेगा, लेकिन अगर उसी लेवल पे रखेंगे सो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा, और वो हमारी इकॉनमी को उसी तरीके से पेन देगा। और सबसे जो बड़ी बात है उसे समझने की ज़रूरत है कि ईरानियन आउटपुट जो आएगा ना, वो सबसे पहले चाइना के पास जाएगा बिफोर रीचिंग इंडिया। क्यों? क्योंकि इस वॉर में चाइना और रशिया ने ईरान की मदद की है। तो हमें इस खुशी में नहीं रहना चाहिए कि भाई अब ये तो ऑयल सीधा ईरान से हमारे देश में आने लगेगा। ये पहले चाइना जाएगा, उनके रिजर्व्स को भरेगा। और
अगर यहाँ पे हम देखें एक और रेड फ्लैग क्या है कि फुल नॉर्मलाइजेशन Q4 तक नहीं होगा एलपीजी और एलएनजी का, जिसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में होता है। सो अभी इस फील्ड में कम से कम जो फर्टिलाइजर्स के एरिया में अभी भी डेफिसिट बना रहेगा। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि अगर ये लड़ाई रुकती है तो जो गल्फ कंट्रीज़ में जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट इंडिया को होगा। इंडिया के फर्म्स काफ़ी ज़्यादा वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, खास करके एलएनडी टाइप कंपनी को इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी समरी ये है कि ऑयल की जो सप्लाई बढ़ेगी ना, एक तो उसको नॉर्मलाइज प्री वॉर लेवल में आने के लिए कई महीने लगेंगे, 6 महीने तक लग सकते हैं। और दूसरा, जो बेशक क्रूड सस्ता हो जाए, हम एज ए रिटेल यूज़र, एज ए बिजनेस यूज़र, हम किस प्राइस पर पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, एलपीजी खरीद रहे हैं, क्या उसमें कटौती होगी? और जब जेब से हमारे ज़्यादा पैसे जाएंगे तो क्या हमारे पास हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है क्या वो बढ़ेगी और क्या वो इकोनॉमी को हेल्प करेगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो क्रूड $20 हो जाए, $30 हो जाए, $50 हो जाए, हम पेट्रोल पंप में कितना पे कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। सो जैसे कि हमने कहा कि जब सीजफायर का अनाउंसमेंट हुआ था, निफ्टी जहाँ पे था आज हम वहाँ पर है और वो प्राइस्ड इन होता हुआ दिख रहा है। ये खबर फिलहाल मार्केट में प्राइस्ड इन हो गई है। सो एमओयू का अनाउंसमेंट होने वाला है और संडेज डील न्यूज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड। अब कोई सरप्राइज यहाँ पर नहीं है क्योंकि अभी ऑफिशियल हो गया है और मार्केट फ्रंट रन हॉर्मुज रीओपनिंग। तो ये जो लो से करीब करीब 1000 पॉइंट की रैली हुई है, सो ये उस डील के एंटिसिपेशन में पहले से ही हो गई है और जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द सेंटिमेंट्स। तो ये दिस इज अ डन डील, ये ऑलरेडी मार्केट को पता चल गया। अब मार्केट पूछ रहा है आगे का क्या? सो आगे जो न्यूज़ अब आने वाली हैं जो मार्केट को फर्दर इम्पैक्ट करेंगी वो है मोदी ट्रम्प बायलैटरल, ये आजकल में होने वाली है। सो उसमें टैरिफ में क्या होता है इसको हमें देखना है। ये एफआईआईज़ के सेलिंग को रोक सकता है या बढ़ा भी सकता है। और इसके अलावा जो अब फिर से दोबारा से बात हो रही है कि कैसे एफआईआईज़ को मार्केट में लाया जाए, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि आप सेलिंग मत करो, और कुछ फ्रेश मेजर्स भी आ सकते हैं जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा। सो वो भी एक फैक्टर है जो मार्केट में अभी प्राइस्ड इन नहीं है और फॉर्मल एग्जीक्यूशन कुड पुश ब्रेंट टुवर्ड्स 70-72। तो अब ये साइन हो जाए, उसके बाद इजराइल अगले 7-8 दिन तक कुछ ना करे, तब फिर मार्केट को फर्दर एक थ्रस्ट मिल सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, इजराइल की तरफ से एनी स्ट्राइक तो ये डील का ब्रीच हो सकता है, कुड रिवर्स एंटायर रैली। इस खतरे को हमें नहीं भूलना है। और एफआईआईज़ क्या बाइंग करेंगे? तो वो तभी बाइंग करेंगे नीड सस्टेन क्रूड डिक्लाइन। तो अभी जो इनिशियल फॉल देखने को मिल रहा है ये कितना सस्टेन करता है ये देखना है। तो अगर नीचे के लेवल पर कंटिन्यू करता है तो ये एक मोटिवेशन होगा। ट्रेड क्लैरिटी फॉर स्ट्रक्चरल एफआईआईज़ फ्लोज, तो ये अभी देखना है कि इसमें फ्रेश क्या अनाउंसमेंट होते हैं, उनको कैसे लेओर किया जाता है कि वापस से वो इंडिया में बाइंग करें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अभी प्राइस्ड ही नहीं है फिलहाल के लिए। जो भी आप पॉजिटिव खबर सुन रहे हैं वो सब कुछ मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और उसके मुताबिक 24,000 फिलहाल के लिए मार्केट का टॉप बना हुआ है। इससे ऊपर जाने के लिए फिर कुछ फ्रेश ट्रिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो आने वाले दिनों में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये हमें देखना है। अब ये मार्केट का डेटा देखते हैं कि वहाँ पर क्या दिख रहा है, क्या वाकई में मार्केट में ये सब कुछ प्राइस्ड इन हो गया है या मार्केट टॉप बनाता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम 24,000 के ऊपर फाइनली पहुँच चुके हैं और हमने वहाँ पर क्लोजिंग भी हमने दिया था। जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था तो लगभग 24,000 के लेवल के आसपास हम थे, उससे थोड़ा ऊपर भी गए थे। तो हम 24,085 के लेवल पर हमने क्लोजिंग दी है और करीब करीब 96 पॉइंट्स आज मार्केट्स अप रहे। अगर पिछले 4 दिनों में आप देखें तो करीब 950 पॉइंट 950 पॉइंट्स करीब हमने गेन कर लिया है। और वॉलेटिलिटी की पिक्चर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, तो अभी भी मैं कहूँगा कि कम से कम पुट्स अभी भी हाई बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं, इसको और भी ज़्यादा ड्रॉप होना चाहिए। पुट्स के आईवीज हाई इसलिए हैं क्योंकि वो पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यूज़ होता है। और अब देख सकते हैं कि करीब करीब 4 पॉइंट का गैप कॉल के आईवी और पुट के आईवी में है। तो
अभी भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स ने अपने हेजेस को नहीं हटाया। विक्स में भी अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, लेकिन ड्रॉप धीरे धीरे हो रहा है। पुट कॉल रेशियो, आज मार्केट ये चौथा दिन था ऊपर जाने का, लेकिन इसके बावजूद भी ये डिप हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मार्केट कॉशियस लग रहा है और ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज हो रहा है। और जो सबसे सरप्राइजिंग बात है, अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई नहीं दिख रही हैं, शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कट नहीं हो रहे हैं। अब देखिए 1000 यहाँ पे करीब 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स कट हुए थे, 2800, 2600 और यहाँ करीब 120, तो बहुत ज़्यादा कट्स नहीं हो रहे हैं। और देखिए जब शॉर्ट्स ऐड हो रहे थे तो कितनी बड़ी क्वांटिटीज़ में ऐड हो रहे थे। और यहाँ पर अगर सिचुएशन देखें प्रीमियम की, सो अब तो ये ऑलरेडी अब डिस्काउंट में आता हुआ दिख रहा है। सो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर्स मार्केट में इतनी बड़ी खबर है, मार्केट 24,000 से ऊपर है, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहा है। जब प्रीमियम नहीं बढ़ता है इसका मतलब एक्सपायरी तक मार्केट बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। जब बड़े मूव्स एक्सपेक्ट करता है तो प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ते हैं। सो ये डिस्काउंट में आता हुआ हमें दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से भी आप देखेंगे सो जितना प्रीमियम होना चाहिए उससे कम है। ये थोड़ी चिंता की बात है, अब देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा टर्नओवर भी आज ठीक ठाक था, अच्छा खासा टर्नओवर था। और जैसा कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि कल भी एवरेज के करीब टर्नओवर था, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ बहुत अच्छा नहीं था। और आज भी आप देखिए वही सिचुएशन है। सो ये ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं हो रही है और सिलेक्ट स्टॉक्स में बाइंग किया जा रहा है ऐसा लगता है। अब आज का डेटा आता है, देखते हैं कि DIIs ने कितनी बाइंग की, FIs ने कितनी बाइंग की, लेकिन बहुत सिलेक्ट बाइंग DIIs की तरफ से हो रही है जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है ऐसा लगता है। अब कल के दिन भी शॉर्ट्स FIIs के कटे हैं, तो आप देखिए ये जो शॉर्ट्स है ना ये कम हो रहे हैं, वही यहाँ पे दिख रहा है। तो FIIs भी ही अपने शॉर्ट्स को कट कर रहे हैं। तो डेटा को अगर हम समराइज करें तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये कि मोमेंटम लूज होता हुआ हमें दिख रहा है। दूसरा, काफ़ी कॉशियस हमें ऑप्टिमिज्म देखने को मिल रहा है, खास करके ऑप्शंस मार्केट में। फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट्स कट हो रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर भी नहीं हो रही है। और लॉन्ग पोजीशंस तो बिल्कुल भी बनती हुई हमें नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि एक ट्रेंड मैच्योर होता हुआ दिख रहा है, एक शॉर्ट टर्म का टॉप बनता हुआ हमें दिख रहा है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहा है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर जो सीज फायर है उसका अनाउंसमेंट हुआ था। ये करीब करीब 24,000 का लेवल था और इसके बाद दुनिया भर का नाटक हुआ और नाटक होते होते फाइनली यहां पर जो डील की MOU की अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद हम लगभग वहीं पर पहुंच गए। तो 24,000 जो है फिलहाल के लिए इस खबर की वजह से उसका टॉप बना हुआ है। बेशक इसके बाद जो ये मूव आया ये सस्टेन नहीं किया, आप देख सकते हैं। सो इस न्यूज़ की मार्केट पे, इंडियन मार्केट में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या इसकी वैल्यू है, वो है 24,000। अब 24,000 से ऊपर जाने के लिए कुछ फ्रेश ट्रिगर्स उसे चाहिए और वो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में आता है कि नहीं आता। तो फिलहाल के लिए डेटा मैंने आपको दिखाया, चार्ट्स दिखाया, 24,000 जो है अभी के लिए टॉप बनता हुआ हमें दिख रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी देखिए हम अभी 24,085 के लेवल के आसपास है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो लेवल है 23,950 ये अब हमारा स्टॉप लॉस बन गया। इससे ऊपर अगर आप बुलिश हैं, लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं तो इससे ऊपर आपको रखना है, आप रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको ये रखना है। अब यहाँ पर हमें अगले 2 से 3 दिनों में मार्केट में क्या हो सकता है। तो हमने जितना डेटा की स्टडी की और डेटा मैंने आपको दिखाया और भी जो हमारे पास डेटा है उस सब की हमने क्रंचिंग की, उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि हम अब टॉप पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन का वेट करना है। तो अभी कल अगर एक ये इस तरीके का कैंडल बनता है, यानी कि एक गैप डाउन खुलता है जैसा कि यहाँ पर खुला था,
तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये टॉप बन चुका है और मुझे लगता है कि 23,950 पे पोजीशंस को, लॉन्ग पोजीशंस को काट देना चाहिए, मुझे लगता है। ओके, अब अगर ये गैप डाउन नहीं होता है और कुछ इस तरीके का कैंडल बनता है तो फिर हमें देखना है कि क्या इसने नया हाई बनाया या नहीं बनाया। अगर नया हाई नहीं बनाया तो फिर तो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये टॉप बन चुका है। सो बेसिकली कल का मूव देखना है और हमें देखना है कि अब ये फ्रेश हाई ना बनाए। अगर फ्रेश हाई नहीं बनाएगा तो हम फिलहाल के लिए मान लेंगे कि ये टॉप बन चुका है। फिलहाल के लिए आप इन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस इस लेवल को ध्यान में रखिए। इससे नीचे आएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये अब शॉर्ट टर्म का टॉप बन चुका है। अब देखते हैं फ्राइडे को क्या डील अनाउंसमेंट होती है, FIIs के लिए क्या फ्रेश अनाउंसमेंट किए जाते हैं। जब वो फ्रेश ट्रिगर्स आएंगे तब हम उसके लिए बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए कंक्लूजन ये है कि मार्केट्स मोमेंटम लूज कर रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं और शॉर्ट टर्म का टॉप बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें इसका एक कंफर्मेशन का वेट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।